उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम मनीष है। 1966 इनका डेट ऑफ बर्थ, अहमदाबाद गुजरात। सवाल बताने से पहले यहाँ देखते हैं। मैं 4 कंपनी का प्रोडक्ट आउट ऑफ इंडिया सेल करता हूँ। टेक्सटाइल प्रिंटिंग मशीन, टेक्सटाइल डाइज कलर, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मशीनरी और टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मशीनरी दोनों एक ही है। हाईटेक इंजीनियर के साथ एक में जो है वो टेक्सटाइल में हाईटेक इंजीनियरिंग लिखा है, दूसरे में कुछ दूसरा लिखा है। सवाल, बिजनेस कैसा रहेगा, कौन सा करना चाहिए। दशमांश कुंडली में उच्च के सूर्य और चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ, चतुर्थ भाव में बुध, बहुत बढ़िया। मंगल मित्र की राशि में, गुरु बुध पे और गुरु और चंद्रमा का शुभ प्रभाव, राहु का दशम स्थान में बैठना, शुक्र का स्वग्रही और सूर्य के साथ बैठ करके जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति के साथ महाधन योग लगाना, नौमांश कुंडली में गुरु का अपने परम मित्र और राहु का मित्र की राशि में बैठना, सूर्य और चंद्रमा का यहाँ बैठ जाना, उच्च के सूर्य यहाँ, उच्च के सूर्य यहाँ और उच्च की दृष्टि दशम स्थान पे। आपका व्यवसाय अच्छा था, अच्छा है, पर ये राहु की दशा है, थोड़े से संभल करके दूसरों को देने से ज्यादा बढ़िया चला जाएगा। राहु की दशा है, सबसे पहले लाजवर धारण करिए आंख बंद करके और गणेश जी की चतुर्थी का व्रत तुरंत आरंभ करिए। दूसरे नंबर पे प्रत्येक दिन 21 दुर्वा गणेश जी को अर्पित करिए। आसपास कोई गणेश जी का मंदिर हो वहां दर्शन करने जाया करिए। इसके अतिरिक्त एकादशी का व्रत अवश्य करना शुरू करिए, क्योंकि यहाँ भी गुरु जो है वो केतु पीछे बैठे हैं और मंगल से दृष्ट हो रहे हैं। हालांकि ये खराब नहीं है, यहाँ पे गुरु राहु के साथ है और यहाँ पे गुरु जो है वो लग्न में उच्च के बैठे हैं, जिसमें वो रोगेश होकर के उच्च के बैठे हैं, यानी कि प्रतियोगिता में व्यक्ति विजेता बन जाता है। तो निश्चित रूप से आपके सामने जितनी भी परिस्थितियां आएंगी, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, सब स्वतः ही ध्वस्त हो जाएंगी। ये पहले सवाल का उत्तर। एक पीजी हाउस करना है, कंपनी नई चालू करनी है, नाम क्या रखें। आपकी कुंडली के हिसाब से आप बहुत अच्छा रहेगा कि आप द अक्षर से नाम रखिए या फिर ब अक्षर से नाम रखिए। द और ब दोनों में से कोई भी शुरू कर सकते हैं। प्रॉपर्टी एक बेचनी है, कब तक बिक जाएगी। ऐसे अवस्था तो आपकी कुंडली में अभी चल रही है, लेकिन लाभ अगर बहुत ज़्यादा बढ़िया पाने हैं तो उसको तो 27 में बिकना चाहिए, और नहीं तो फिर एक योग 2024 के फरवरी के पहले भी आएगा। हालांकि मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ तो आपकी कुंडली के आधार पर बिकने का योग बहुत अच्छा 24 के बाद ही वो बिके तो अच्छा है। अभी थोड़ा शांत रहिए, अभी जल्दबाजी में आकर के किसी भी तरीके का निर्णय 2024 के फरवरी तक मत लीजिए। शांत, स्थिर और धैर्य, ये अपना श्रृंगार बना लीजिए। बेटी की शादी, आपकी बेटी की कुंडली देखने के बाद, वैसे आपकी कुंडली के आधार पर अगर मैं बात कहूँ तो मांगलिक कृत्य होने के योग आपकी कुंडली में 24 के टोटल बाद में 25 में होते या 24 के मार्च के बाद ही बनते दिख रहे हैं, मध्य के बाद ही कहूँगा, ऐसे योग दिख रहे हैं। पर उसके लिए आपकी बेटी की कुंडली देखनी चाहिए। बाहर का कर्जा जितना भी होगा, चाहे बैंक का हो चाहे जिसी भी तरीके का हो, यहाँ के अधिपति उच्च के और 12वें के अधिपति जन्म कुंडली में पंचम में, वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल उसको देख रहे हैं और धन भाव में चंद्र मंगल योग। 12वें भाव के अधिपति पे किसी भी पाप ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, पर 2 ग्रह देख रहे हैं। शनि की दृष्टि देख ही लिए और मंगल की दृष्टि देख ही रहे। 12वें भाव के अधिपति पे शनि मंगल का प्रभाव है। तिकड़म भिड़ा करके किसी न किसी तरीके से धन का इधर से उधर करके व्यक्ति धन से निकल जाता है, और पाप ग्रह का प्रभाव है, इस वजह से कम उसके पास साहस है, क्योंकि जिस भाव में 12वें भाव के अधिपति बैठे हैं ये ऋण मुक्ति का भाव होता है। उस भाव पे मंगल की दृष्टि है, जो कि इस कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक होते हैं, और अच्छी स्थिति बना करके बैठे हैं लग्नेश के साथ। दशम भाव के अधिपति का जाना और जन्म कुंडली में मारक ग्रह स्वग्रही हो रहा है। आयु अच्छी और संपूर्ण सनातन धर्म का पालन करते हुए, व्यक्ति संपूर्णतया धर्म का पालन करते हुए, क्योंकि स्वग्रही होकर के बैठे हैं तो आयु देने के अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी चीजें भी दे जाते हैं जिसका आप कभी प्रभाव समझ भी नहीं पाते। जैसे व्यक्ति स्वप्न, व्यक्ति के चरित्र का प्रभाव, व्यक्ति दूसरों को पसंद आ जाए, सबसे ज़्यादा वो प्रोफेशनल बहुत अच्छा है, नियम का पक्का है, पाबंद है, और कभी भी किसी के साथ गोरख धंधा नहीं करना चाहता, किसी भी तरीके से किसी को उलूल जुलूल बातों में उलझाना नहीं चाहता, कड़क है, नियमबद्ध है, अनुशासित है, पंक्चुअल है,
और धर्म में आगे है। ये आपकी कुंडली में मैं बहुत अच्छे तरीके से देख रहा हूँ। साथ ही साथ कभी कभी उसी चीज के लिए वो खुश हो जाता है और कभी उसी चीज के लिए वो नाराज हो जाता है। ये भी आपकी कुंडली में मैं देख रहा हूँ। साथ ही साथ एक बात और बता दूं, तो जो स्थिति मैं देख रहा हूँ उसके आधार पे कुंडली बहुत ज्यादा बेहतरीन और अच्छी साबित होगी, क्योंकि दशमांश कुंडली आपकी कुंडली का सबसे ज्यादा बेहतर परिणाम देने वाली बन रही है। आगे बात करता हूं। आप किसी भी तरीके के कर्ज से मुक्त होने में 2033 का फरवरी लगे, या फिर अगर बहुत नजदीक में अगर बहुत जल्दबाजी करेंगे तो फिर 2027 का सितंबर। ये 2 वक्त आपके लिए बड़े ही माइलस्टोन साबित होने वाले हैं। वैसे एक बात बता दूं तो आपकी कुंडली के लिए राहु हमेशा ही अच्छे परिणाम देंगे। मैंने राहु के बारे में एक बात कही थी, जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति अगर योग कारक हो तो राहु योग कारक ग्रह की भूमिका में आ जाते हैं। मैंने दूसरी बात कही थी कि राहु जिस नक्षत्र में बैठे हों, भरणी के बैठे हैं, राहु जिस नक्षत्र में बैठे हो उस नक्षत्र का अधिपति उससे देख रहा हो, और राहु जिस नक्षत्र में बैठे हो उस नक्षत्र का अधिपति उसे देख रहा हो, और दूसरा राहु जिस राशि में बैठे हो उस भाव का अधिपति उससे पंचमस्थ होकर के कम से कम उस कुंडली के लिए महत्वपूर्ण ग्रह बनता हो। तीसरा कि उस पर कम से कम एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। उस पर शुक्र की दृष्टि है और इस भाव के अधिपति इस कुंडली के कारक होते हैं, और गुरु उससे केंद्र में होने से राहु को गुरु से बल मिलेगा। उच्च के गुरु का केंद्र में बैठना सर्वस्व, सर्वांगीण, यथेष्ट, मजबूत और बेहतरीन बना देते हैं। इसमें कभी भी किसी तरीके का सवाल पैदा होता ही नहीं है। अगला है स्वास्थ्य कैसा रहेगा। रोग भाव के अधिपति जन्म कुंडली में गुरु बनते हैं, वो जाकर के उच्च के पुष्य नक्षत्र में जिसके अधिपति शनि स्वग्रही। हालांकि स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपकी कुंडली में कभी भी नहीं होगी, क्योंकि जन्म कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति अष्टम में बैठे। चतुर्थ भाव पे सूर्य और शुक्र का प्रभाव आपके हृदय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। उस पर केतु का प्रभाव है तो छोटी मोटी दवाइयां आपको लेनी पड़ सकती हैं। इसी राहु की दशा में नई बीमारी न निकले, इसका ख्याल रखना होगा। एसिडिटी, कब्जियत न बने, इसका ध्यान रखना चाहिए। वैसे आपकी कुंडली में गुरु प्रभाव में कमजोर नहीं है, शुक्र अस्त है, इस वजह से कई बार पेट और नाभि का क्षेत्र कमजोर होगा। एक बात और बताता हूँ, आपकी कुंडली के आधार पर जो वस्ती क्षेत्र बोलते हैं, जिसको नाभि का क्षेत्र, नाभि से लेकर के लिंग के मूल तक जो ये क्षेत्र होता है, ये आपकी कुंडली में प्रभावित होते देख रहा हूँ। इसका ख्याल रखना चाहिए, किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो। कई बार पेशाब का रुक जाना भी होता है, अल्सर आदि की समस्या ना हो, एसिडिटी ना हो, ये चीज बने, और हृदय क्षेत्र में कभी भी किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो, नेत्रों से संबंधित कोई भी समस्या ना हो। इन सब मोटी मोटी चीजों का और छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना होगा। कार नई कब तक प्लानिंग कर सकते हैं, इस कुंडली के लिए बड़ी छोटी बात है। आपकी इच्छा है, आप अगर लेना चाहें तो एक नजदीक का समय मैं आपको वैसे बता देता हूं। बहुत अच्छा वक्त आपकी कुंडली के लिए 2023 का 10वां महीना होगा। वैसे मैं एक चीज और भी बता दूं कि आपकी कुंडली में एक और भी अच्छा वक्त अभी चलेगा 2022 के अक्टूबर तक। देख लीजिए, मन है तो ले सकते हैं, ये ठीक है। नंबर कौन सा है आपकी कुंडली के लिए सबसे अच्छा अंक होगा? सबसे पहले तो आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छा अंक 2 रहेगा। 2 तारीख बहुत अच्छी रहेगी और 8 तारीख बहुत अच्छा रहे। इन दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हैं। वैसे 2 ज़्यादा बढ़िया कहूँगा, हालांकि 2 से भी ज़्यादा बढ़िया अगर यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और अपना प्रभाव समाज में दिखाना चाहते हैं तो 8 अंक बहुत अच्छा है। और नहीं तो 5, अगर जहाँ से धन कमाना हो, जैसे आपने प्रॉपर्टी बेचनी है, तो आप 5 तारीख को उसके लिए कोई भी बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा फाल्गुनी, चित्रा, मृगशीरा आदि इन सब नक्षत्रों का ध्यान रखना चाहिए। जब कभी भी बात करने जाना हो तो मृगशीरा बहुत अच्छा रहे, चित्रा बढ़िया रहे, हस्त भी अच्छा रहे, पुनर्वसु में कोई भी काम करना हो, पुष्य में कोई काम करना हो, भरणी थोड़े से कमजोरीपन के साथ आगे बढ़ेगी, स्वाति बहुत अच्छा रहे, और उसके अतिरिक्त अनुराधा तो सभी काम के लिए, कोई भी यात्रा करनी हो, अनुराधा। चंद्रमा को अवश्य देख लीजिए, ऐसी स्थितियां बनती हैं। चंद्रमा अगर राशि में पूर्व दिशा में हो, ये आपको पंडित जी बताएंगे, आपको ये बात नहीं पता चलेगी। तो चंद्रमा अगर पूर्व दिशा में होते हैं, मतलब अब पूर्व दिशा मतलब कहने का है कि आपके सन्मुख अगर चंद्रमा हो राशि से तो उसे अच्छा माना जाता है, और दाहिने हो दिशा में तो अच्छा माना जाता है। ये बात मुझे आपको नहीं बताना चाहिए, पर मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इसे पंडित जी से पता कर सकें कि आपकी राशि से किस दिशा में जाना कब अच्छा रहेगा। क्योंकि आप व्यापारिक व्यक्ति हैं तो कम से कम आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए।
उसके अतिरिक्त आपको बता दूं, पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं। आपकी कुंडली के लिए पार्टनरशिप करना चाहिए, लेकिन एक बात जो मैं समझ रहा हूं, इस भाव से केंद्र में राहु, इस भाव से केंद्र में शुक्र केतु, और इस भाव पे किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। गुरु की नीच दृष्टि ये भाव झेलेगा, और इस भाव के अधिपति का धन में जाना। वैसे दाम्पत्य तो आपका ठीक ही है, मिलेगा तो लाभ ही, परंतु अभी दशा राहु की चल रही है, इस वजह से किसी का भी दामन पकड़ने से पहले उसको बहुत अच्छे तरीके से चेक करिएगा। आपकी कुंडली के लिए मीन राशि और वृश्चिक राशि के जातक अच्छे होंगे, और वृषभ वालों से लाभ बहुत बढ़िया होता है। ये आपकी कुंडली में बात दिख रही है। जमीन का काम करना चाहिए किसी के साथ पार्टनरशिप में, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, योग है और बहुत अच्छा है। मैं तो समझता हूं कि आपकी कुंडली में अभी राहु की है दशा, तो थोड़ी बहुत सावधानी से हर एक काम करिएगा, तो बहुत ही सूंघ करके समझ करके, क्योंकि इस दशा में आपको, मैंने ये बात कही कि ये कमजोर नहीं जाए, पर हाँ चूंकि ये इसका नेचर होता है कि कई बार ये कमजोरी से जाता है, क्योंकि आपकी कुंडली में जिस स्थिति में वो बैठा है, राहु का प्रभाव जो है वो अग्नि तत्व की राशि में बैठा है, और ये राशि जो है वो मेष राशि है, चर प्रकृति की राशि है, मंगल उसको देख नहीं रहे हैं, थोड़ी सी समस्या हो सकती है। इस वजह से किसी का भी दामन थामने से पहले उसको और उसके नक्षत्र को, अगर वो नक्षत्र, जिस नक्षत्र में वो व्यक्ति सामने वाला जन्मा है, अगर वो आपके जन्म के नक्षत्र से और उसके जन्म का नक्षत्र अगर आगे पड़ रहा हो, जैसे मान लीजिए आपका जो जन्म नक्षत्र है और उसका जो जन्म नक्षत्र है, उसमें आपके जन्म का नक्षत्र आगे होना चाहिए और उसके जन्म का नक्षत्र बाद में होना चाहिए, तब आपका वर्चस्व बना रहेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। देखिए एक बात बताता हूँ, आपकी कुंडली में 2016 से ही राहु की दशा है, और तब से आपने वो पैसे जो दिए थे वो नुकसान में गया है, और राहु की दशा में तो वैसे भी बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। आपकी कुंडली में ऋण भाव के अधिपति ही लग्न में बैठे हैं, इस वजह से गुरु उच्च के, ये बहुत अच्छा, उच्च के गुरु आपको सब कुछ देते आए हैं, सब कुछ देते रहेंगे हमेशा, क्योंकि इनसे केंद्र में शुक्र जैसा ग्रह बैठा है जो दिग्बली है। अब जरा विचार करिए कि जिस व्यक्ति के पास विदेशों का कारोबार हो, बहुत अच्छे तरीके से उसका काम हमेशा चलता रहा हो, और गुरु की दशा ने वो बहुत अच्छे काम भी करे, आने वाले समय में भी अगर राहु की दशा भी व्यक्ति के पास रहे तो बहुत अच्छी रहे, क्योंकि राहु के पास 3 नंबर तो मिल ही रहे हैं 5 नंबर में से, और 4 नंबर तो यहाँ से भी और एक नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये दशम स्थान में बैठे हैं। मैंने बात इस पर भी बनाई है कि चतुर्थ, पंचम, दशम और एकादशवें के राहु खराब नहीं होते, पर समस्या ये है कि वो अच्छे होने चाहिए। अगर एक और शुभ ग्रह की दृष्टि राहु पे पड़ जाती तो ये और भी ज्यादा अच्छे हो जाते। दूसरे नंबर पे केतु है, ठीक ठाक, खराब नहीं है, बीमारियां ना हो, संक्रमण ना हो हृदय क्षेत्र का, ये ध्यान रखिएगा। धन भाव में चंद्रमा और मंगल का बैठना ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ चंद्रमा सिंह राशि के हैं जिसके अधिपति केंद्र में जा रहे हैं, भले नीच के हैं पर चलेगा। कारण है क्या, क्योंकि उनका नीच भंग होगा, शुक्र यही नीच के केंद्र के तुरंत ही बैठे हैं। और एक बात आपको बता दूं, तो डिग्री में शुक्र 19 डिग्री के और सूर्य 20 डिग्री के बैठे हैं। ये अवस्था आपकी कुंडली में सूर्य के बहुत अच्छे तरीके से नीच भंग की स्थिति को दिखा रहे हैं, जिसके कारण निश्चित रूप से चंद्रमा को भी बल मिलेगा। मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए लाभदायक, यश कीर्ति के लिए मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए आपको कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से उलझ करके व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ भी चंद्रमा की ही राशि बनी है, यहाँ भी चंद्रमा की ही राशि बनी है, यहाँ चंद्रमा दशम भाव के ही अधिपति होते हैं। यहाँ पे मंगल जन्म कुंडली में दशम भाव के अधिपति, यहाँ पे मंगल जन्म कुंडली के व्यापार भाव के अधिपति। तो चंद्रमा और मंगल का जो संयोग बना है वो आपकी कुंडली के लिए धनदायक ही है। दशमांश कुंडली के लग्न के अधिपति का धन में जाना और उससे केंद्र में उच्च के सूर्य का होना, यहाँ सूर्य का नीच भंग यहाँ भी हुआ, यहाँ सूर्य उच्च के हो गए, टोटल यहाँ भी उच्च के हो गए। ऐसी अवस्था में जातक की लक्ष्मी कभी भी उससे रूठ करके कहीं नहीं जाती, वो बरकरार रहती है और बहुत अच्छी रहती है। अब एक बात और बताता हूँ, आपकी कुंडली में आप की जो स्थिति मैं देख रहा हूँ उसमें बिनशोपक बल वगैरह की स्थिति आधार पे तो सबसे बढ़िया मंगल बढ़िया बैठ रहे हैं, उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में बुध भी बढ़िया बैठेंगे। बल के आधार पर आपकी कुंडली में चंद्रमा के पास भी बहुत अच्छा बल रहेगा। षडबल में सबसे ज्यादा जिस ग्रह के पास बल रहेगा वो गुरु के पास बल रहेगा। उसके बाद आपकी कुंडली में जो मैं देख रहा हूँ उसके आधार पर बुध के पास भी बल अच्छा है, यानी कि गुरु, बुध, सूर्य, ये सब जितने भी ग्रह आ रहे हैं ये अंतरदशा में भी, राहु के महादशा के अंतरदशा में भी इनका परिणाम आपके लिए लाभदायक ही होगा। अब आप बात बताता हूं,
दरअसल इनका कारोबार इतना बढ़िया और इनकी कुंडली में एक भी ग्रह युवावस्था का नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं कि वृद्ध अवस्था का या मृतप्राय ग्रह, तो विचार करिए कि इनकी कुंडली में तो इतने सारे ग्रह, एक भी ग्रह, सूर्य वृद्ध होकर के, चंद्रमा बाल अवस्था, मंगल वृद्ध, बुध वृद्ध डिग्री में, उसके बाद गुरु जो है वो भी जिस डिग्री पे बैठे हैं वो भी वृद्धि होंगे, शुक्र जिस डिग्री पे बैठे हैं वो भी वृद्धि होगा, और शनि भी जिस डिग्री पे बैठे हैं जिस राशि में उसके आधार पर वो तो मृतप्राय हो जाएंगे। राहु और केतु पहले से डिमडमाडम है। अब ऐसे भ्रम की बात यहीं पे टूट जाती है कि सारे ग्रह मृतप्राय या वृद्ध होकर के बैठे, फिर भी जातक मल्टीनेशनल काम कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बेटी को कनाडा पढ़ा रहा है, खुद जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक बन बैठा है। ये कैसे होता है? इसका मतलब है कि ग्रह इस पर निर्भर नहीं करता कि उसकी डिग्री कैसी है। हाँ, कोई कुंडलियों में नहीं करने वालों के लिए वो मृतप्राय और मृद्ध हो जाते हैं, पर करने वालों के लिए या निश्चित रूप से पराक्रम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में यश भाव में बैठे हैं, व्यक्ति को इतना ज्यादा घसीटी करवा देंगे कि वो कभी भी पीछे मुड़ करके देखेगा ही नहीं, क्योंकि मंगल जो देख रहे हैं, पराक्रम भाव के अधिपति बुध पंचम भाव में बैठेंगे और उस पर मंगल की दृष्टि, क्योंकि धन आना ही था। भाग्य भाव के अधिपति जन्म कुंडली में लग्न में उच्च के हुए हैं। जो बेवकूफ ये नहीं कहते कि भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती, तो उनको ये बात समझ लेने की आवश्यकता है कि कैसे भाग्य ने जातक को बढ़ा दिया है। कर्म ने भी बढ़ाया, पराक्रम ने भी बढ़ाया। दशम भाव में राहु बैठे थे, मेष राशि के शत्रुवत थे, पर फिर भी उन्होंने अपना काम किया। क्यों? क्योंकि भाग्य का बल मिल रहा था। क्यों? क्योंकि पराक्रमेश पराक्रम भाव के अधिपति को पराक्रम का कारक मंगल देख रहा था। स्वग्रही शनि, उच्च के गुरु, स्वग्रही दिग्बली मंगल शुक्र और मित्र की राशि में मंगल का बैठना, चंद्र मंगल योग। तो अगर ग्रह की स्थिति, पोजीशन और प्लेसमेंट अच्छी हो तो निसंदेह आप भरोसे के साथ ये बात कह सकते हैं कि व्यक्ति की कुंडली में ग्रह के मृत और वृद्ध होने का कोई विशेष परिणाम नहीं मिलता। हाँ, कई बार मशक्कत थोड़ी बढ़ती है, आरंभ दिक्कत से होता है, पर व्यक्ति की जीत अंततः हो ही जाती है। क्लियर है? अब क्या बताऊं मैं इस कुंडली में? तो ये इतनी सारी चीजें। अब आपको मैं आपकी कुंडली में अब तत्वों के आधार पर पहले समझा देता हूं। जैसे सबसे पहले सूर्य वायु तत्व की राशि में, अग्नि तत्व का ग्रह वायु तत्व की राशि में बैठा, यह अच्छा होगा। चंद्रमा स्थिर राशि में और जन्म कुंडली में अग्नि तत्व की राशि में जल तत्व का ग्रह होकर के थोड़ी सी गड़बड़ी रहती है। मंगल भी वहीं बैठे तो अग्नि तत्व का ग्रह और स्थिर राशि अग्नि तत्व की राशि में, बहुत अच्छा होता है, ये कोई चीज गड़बड़ी नहीं है। बुध जो है वो आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं, जैसे बुध जो है वो वृश्चिक राशि में बैठे, ये एक तरीके से देखें तो मंगल का प्रभाव अगर बुध को नहीं मिलता तो आपकी कुंडली में 12वां भाव संतुलित नहीं होता, और 12वें भाव के संतुलित होने के कारण कर्क लग्न की कुंडली के लिए सबसे अच्छे मंगल होते हैं, दूसरे नंबर पे इस कुंडली के लिए गुरु होते हैं, तीसरे नंबर पे इस कुंडली के लिए सूर्य अच्छे होते हैं। हालांकि उन्हें मारक नहीं कहूंगा, लेकिन इस कुंडली के लिए पापी ग्रह के रूप में शुक्र होते हैं। मंगल सबसे अच्छे, दूसरे नंबर पे गुरु, तीसरे नंबर पे चंद्रमा, चौथे नंबर पे इस कुंडली के लिए 5वें 6वें नंबर पे बुध का प्रभाव भी आता है। शनि इस कुंडली के लिए मारक होते हैं। शुक्र पापी, शनि मारक, मंगल योग कारक, गुरु राजयोगों की भांति परिणाम देने वाला राजयोग कारक, और सूर्य मारक नहीं होंगे। परिणाम उनका थोड़ा बहुत कमजोर होगा निश्चित रूप से, क्योंकि पापी ग्रह के साथ बैठे हैं, लेकिन वो फिर भी लाभदायक ही रहेगा। यहाँ पे जो स्थिति सूर्य और केतु, तो कहा मैं था बुध पे था, तो बुध जो है वो जन्म कुंडली में जल तत्व की राशि में बैठे, और निश्चित रूप से ये जो स्थिति बना करके बैठे हैं, ये अकेले बुध जो हैं वो, कई बार मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया है पहले, जहाँ पे ये बात कही है कि बुध जब जन्म कुंडली में अकेले पंचम भाव में बैठ जाते हैं तो खराब हो जाते हैं। कैसे? व्यक्ति को डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में गड़बड़ी उसको देखी जाती है, और कई बार निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है, जहाँ वो कई बार बिल्कुल ही स्टक हो जाता है, उसको पता नहीं चलता कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसी अवस्था में कि बुध आपकी कुंडली के लिए ठीक ठाक हैं, पर सामान्यतया वो आपकी कुंडली के लिए थोड़े बहुत कमजोरीपन के साथ रहेंगे, जो आपको इंटरनली आपको प्रभावित और परेशान करेंगे। बाहर उसका कोई भी प्रभाव कोई भी व्यक्ति महसूस नहीं करेगा, वो आप खुद की कमजोरी आप खुद से समझते हैं। गुरु जिस स्थिति में बैठेंगे उस स्थिति में मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली बड़ी अच्छी है, और निस्संदेह वो बहुत बेहतरीन स्थिति में बैठे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। शुक्र आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर शुक्र जन्म कुंडली में अपनी ही राशि में मालव्य योग का प्रभाव रहेगा और हंस योग का प्रभाव रहेगा। दो योग बने हैं। बढ़िया है कि कम से कम आपकी कुंडली में शनि यहाँ बैठे हैं, अगर इधर बैठ जाते तो थोड़ी मशक्कत बढ़ जाती, लेकिन वो यहाँ बैठे हैं तो आपके पास आप जितना धर्म करेंगे, जितना दान देंगे,
और एक बात और बताता हूँ, मैं आपको एक छोटी सी सलाह दूंगा, हालांकि आप करते होंगे क्योंकि धर्म भाव में बैठा है, वो अष्टम भाव का शनि अष्टम में बैठा है। जितना देंगे उतना बढ़ेगा, जितना देंगे उतना बढ़ेगा। और एक बहुत अच्छी बात आपको बता दूं, जो आप दे रहे हैं वही आपका है, जो आपने इकट्ठा किया है वो आपका कभी अपना नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी तरीके की संपत्ति हो। सच्ची बात है, मैं इसमें भरोसा करता हूं और ये ग्रंथ भी करते हैं। जो दे दिया मंदिर को, जो दे दिया किसी के दान स्वरूप, उपकार कर दिया, किसी को खुश कर दिया, किसी को प्रसन्न कर दिया, किसी के ऊपर दया कर दिया, परोपकार स्वरूप मंदिर के निर्माण में पंडित के पुजारी, ब्राह्मण, कोई इधर उधर ग्रंथ, विद्यालय, वेद विद्यालयों में, गौशालाओं में मंदिर के पुजारी को जितना भी दे दिया, किसी मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा हो उसमें कुछ दे दिया और बढ़िया दे दिया, नाम करने के लिए नहीं। अगर लिखते समय हाथ कांप गए तो समझो आप ना देने के बराबर, उसे फिर ले लो, मत दो, फिर देने का कोई फायदा नहीं। हाथ ना कांपे, मजबूत होकर दे दो, नहीं देना है, ऐसा वाला भाव जागृत करके दो, तो इसका भाव मजेदार होगा। शनि की नीच दृष्टि है और राहु की दशा चल रही है, थोड़ा सावधान, थोड़ा सा नियंत्रण। कब तक? अभी जन्म कुंडली में 2024 के फरवरी तक कोई भी नया काम बुध की दशा में आप कर सकते हैं, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में फिर भी बहुत अच्छे बैठे हैं। मैं तो 12वें भाव में वो बैठे हैं नवमांश कुंडली में, तो फिर भी उसको खराब नहीं कहूंगा, क्योंकि शुक्र से दृष्ट हो रहे हैं, स्वग्रही हो रहे हैं, यहाँ से तो वो अच्छे ही हैं। यहाँ अकेले बैठे हैं और यहाँ स्वग्रही है, यहाँ से ज़्यादा बढ़िया यहाँ रहेगा। इस वजह से दशमांश कुंडली में दशम स्थान के अधिपति यहाँ भी वही बनते हैं, सेम कुंडली बनती है और शुभ कर्तृका योग भी बहुत अच्छा होगा। इस वजह से कर्म क्षेत्र कभी भी खराब नहीं है। आगे जैसे ही राहु में केतु आएंगे 2026 में, 2027 में फिर शुक्र आएंगे, जबरदस्त धन 2027 से 30 तक मिलेगा। उसके बाद 30 में और भी ज़्यादा स्थापित होकर के आप बड़े लेवल पे आएंगे 31 तक। 31 के बाद आप थोड़े से डाउन के बाद आप और भी ज़्यादा अच्छे होंगे। 34 में कमजोरी आपकी बढ़ेगी 2033 के बाद, पर उस समय आप बहुत अवस्थागत हो जाएंगे, मैं समझता हूँ। एक वक्त आपकी कुंडली में जो कमजोर होगा, मैं बताऊं, उस समय आपको अपने सेहत का और हर एक चीज़ का ख्याल रखना होगा। मैं वो वक्त अभी भी बता देता हूँ, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। 2026 का अप्रैल और 2025 का 12वां महीना, 2025 का जुलाई और 2025 का फरवरी जनवरी, सावधान रहेंगे उस समय। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।